नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम सबको मालूम है कि भारत में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है और ये भारत के सौभाग्य की बात है कि विश्व के 20 स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जिसमें एक भारत भी शामिल है, उनका सम्मेलन भारत में होगा। जो बाइडेन आएंगे, मतलब रशिया भी होगा, अमेरिका होगा, यूरोप के बड़े कंट्री होंगे, चाइना भी होगा। तो कुल मिलाकर जो संसार के 20 बड़े कंट्री हैं वो भारत दर्शन, भारत में बैठक तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ भारत में वो घूमेंगे भी निश्चित रूप से। उसकी तैयारियां भारत में चल रही हैं। इसी दौरान जो बाइडेन का फ़ोन आना, ट्वीट करना, वाइट हाउस के द्वारा बयान जारी करना, दूसरी तरफ मैक्रोन का ट्वीट करना, प्रधानमंत्री मोदी से बात करना, बाइडेन का भी प्रधानमंत्री मोदी से बात करना, और तीसरी तरफ ही ऋषि सुनक के द्वारा एक बड़ा ट्वीट किया जाना, क्योंकि उन सबको संजीवनी भारत ने दे दी। अब भारत की संजीवनी है क्या? भारत हम सब जानते हैं कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार ने पिछले 8 वर्ष में बहुत काम किया। हालांकि इसका धन्यवाद तो देना चाहिए वाजपेयी जी को कि उन्होंने जो गोल्डन क्वाड्रिलेज शुरू किया था, या फिर उन्होंने जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जो रोडें शुरू की थी। उसके बाद बीआरओ का काम शुरू हुआ। नितिन गडकरी जी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले को लेकर रोड के मिनिस्टर बन गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गए। उन्होंने बड़ी तेज़ी से करना शुरू किया। पहले वो जल संसाधन मंत्री भी हुआ करते थे। खैर, एविएशन के मामले में भारत ने बहुत काम किया। ये मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये कारण है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी को क्यों ये ऐसा कहा गया, ऐसा फ़ोन किए गए और बड़े बड़े धन्यवाद, बड़े भारी भारी धन्यवाद दिए जा रहे हैं। वो क्यों दिए जा रहे हैं? उनकी इकोनॉमी में प्राण भारत ने आखिर क्यों फूंक दिए? तो एविएशन के मामले में भारत में 74 पोर्ट हुआ करते थे, 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। अब सोचो कि 74 एयरपोर्ट, या मतलब 74, 75, 73 जो भी, इतने एयरपोर्ट, वो भी अंग्रेज़ों के समय पर कुछ एयरपोर्ट बने थे और उसके बाद कुछ एयरपोर्ट बने होंगे 70 वर्ष में 74, और पिछले 8 वर्षों में उनकी तादाद दोगुनी हो गई, लगभग दोगुनी हो गई। अब 145 के लगभग, 148 के लगभग भारत में एयरपोर्ट हैं, या 146-45 जो भी मान लीजिए, इतने भारत में एयरपोर्ट हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 2 गुने एयरपोर्ट भारत में हो गए। भारत सरकार ने उड़ान योजना लागू कर दी। अब इस समय नितिन गडकरी जी अपनी ताकत लगा रहे हैं, कह रहे हैं एयरपोर्ट की एयर बाई एयर क्यों कोई सफ़र करे, रोड से सफ़र करे ना, हम इतनी अच्छी रोडें बना देंगे। दूसरी तरफ एविएशन के मामले में लगातार एविएशन काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। क्योंकि किसी भी देश का, आपको याद होगा कि यूएस के राष्ट्रपति ये कहा करते थे कि अमेरिका इसलिए समृद्ध नहीं है क्योंकि अमेरिका की रोडें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका समृद्ध है, अमेरिका इसलिए समृद्ध है क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो यूएस ने भी अगर अपने यहाँ पर तरक्की की जो मिसाल कायम की, उसका मुख्य कारण वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। हमने दुर्भाग्य से पिछले 70 वर्षों में राजनीति की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमने SC, ST, OBC, सवर्ण ऐसे ग्रुप्स बनाए। हमने देश में रीजनल लैंग्विस्टिक आधार पर भेदभाव पैदा किए। हमारे देश में हम दूसरे देशों की तरफ इंपोर्ट करने पर ज़्यादा ध्यान देते रहे। यहाँ तक कि उस समय आप याद करो कि जब हम परतंत्र थे, यानी कि जब हम गुलाम थे, उस समय 1927 में टाटा ने सोचा, उस समय JRD टाटा हुआ करते थे, उन्होंने विचार किया कि भाई हम एक एयरलाइन खोलेंगे। उन्होंने एयरलाइन खोली, 5 साल तक अथक प्रयास किया और 1932 में उन्होंने उसको शुरू किया। इतना वो उसमें इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पहला प्लेन भी कार्गो वो ही लेकर गए थे। मेल उसमें हुआ करती थी 26 किलो या 28 किलो की मेल। तो JRD टाटा ने उसको खड़ा कर दिया। खड़ा करने जैसे ही उन्होंने खड़ा किया 1932 में, तब तक विश्व युद्ध छिड़ गया। विश्व युद्ध छिड़ते समय ब्रिटेन ने सारे एयरक्राफ्ट पर कब्जा कर लिया। वो जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वो टाटा के पास वापस आया। अब उसका नाम टाटा एयरलाइन से एयर इंडिया उन्होंने रख दिया, और एयर इंडिया जब तक फल फूल पाया
तब तक भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र होने के बाद नेहरू जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री बने, उनको ऑलरेडी टाटा ने उनसे इन्वेस्टमेंट मांगा था कि आप इसमें 40, 45, 48, 49% कुछ पैसा लगा दीजिए और ये आपको हम शेयर ट्रांसफ़र कर देंगे। 6 लाख रुपया सेव कर चुका था उस समय। आप सोचो कि 6 लाख रुपए की सेविंग, सारे खर्चे निकाल कर। तो अब भारत का एकमात्र जो एविएशन में कंपनी उतरी हुई थी वो टाटा थी, टाटा एयरलाइंस, जिसको एयर इंडिया कह दिया गया। नेहरू को वो रास नहीं आया, उन्होंने उसके एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू कर दी स्वतंत्र होने के बाद, बिना जेआरडी टाटा को खबर करे। ये जेआरडी टाटा ने खुद कहा था, बिना हमको खबर करे हमारी कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ये मेरे पीठ पर सबसे बड़ा खंजर था। अब करा ये जा सकता था कि भाई एक एयरलाइन चल रही है, भारत सरकार भी दूसरी एयरलाइन शुरू कर दे, लेकिन उन्होंने बनी बनाई एयरलाइन को कब्जा कर लिया, कब्जा करके उसको नेशनलाइज कर दिया। चला भाई, एयर इंडिया काम करती रही जब तक वो अकेली थी। बाद में विश्व के बड़े प्लेयर्स उतर पड़े तो एयर इंडिया धीरे धीरे करके इतने घाटे में चली गई कि जब 2022 में एयर इंडिया बिकी तो उसके ऊपर उसके पास जो एसेट थे उससे ज़्यादा कर्जा था। फिर भी चूंकि टाटा का उसमें आत्मा बसी हुई थी, टाटा परिवार की आत्मा बसी हुई थी, इसलिए टाटा सन्स ने उसको फिर खरीद लिया। टाटा सन्स ने उसको खरीदने के बाद, आज की तारीख में मैं कहूँ कि रतन टाटा ने उसको खरीद लिया। रतन टाटा ने खरीदने के बाद पहले उसको अपनी उनकी एयर एशिया चल रही है उसको साथ कॉम्पेटिबिलिटी बिठाई। फिर भी एयर इंडिया को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे इलस्ट्रेशन एयर इंडिया के अंदर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, उड़ रहे थे, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, इसने उस पर सुसु कर दी, उसने उसको वो कर दिया। कुल मिलाकर एयर इंडिया को जितना बदनाम किया जा सकता है उतना किया जा रहा है। फिर भी अब एयर इंडिया की बात समझिए, मतलब रतन टाटा की बात समझिए। जैसे मैंने कहा कि भारत में एयरपोर्ट लगभग हमने 2 गुने कर लिए हैं। उड़ान योजना के तहत हमने योजनाएं भी बनाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज हों और उसमें जाएं। और चूंकि विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है, बड़ी तेज़ी से चल रही, चाइना को बहुत पीछे छोड़ दिया है स्पीड के मामले में। अभी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है लेकिन हम आगे उसमें बढ़ चुके हैं। तो फिर निश्चित बात है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है और बिजनेस हम ला रहे हैं, एफडीआई हम ला रहे हैं। भारत के अंदर भी अडानी अंबानी जैसी कंपनियां बड़ी हो रही हैं, टाटा बिरला पहले से बड़े थे और बहुत सारी कंपनियां भारत में बड़ी होकर उतर रही हैं, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। चाहे वो एप्पल की बात करें, सैमसंग की बात करें, बोइंग की बात करें, एयरबस की बात करें, ये सब भारत में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार घूम रहे हैं। यहाँ तक कि राफेल भी हमने खरीदा, रक्षा सौदा, उसमें भी हमने कहा कि भारत में हम करेंगे। उस पर बहुत सारे विवाद खड़े किए गए और उन विवादों में ये कहा गया कि अडानी को एक्सपीरियंस नहीं, अंबानी को एक्सपीरियंस नहीं, आपने वो अंबानी को दिलवा दिया, वो अडानी को दिलवा दिया। यहाँ ये भी कहा गया कि एचएएल को क्यों नहीं देते। मैं आपको बता दूं, एचएएल के पास जितना काम है वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ओवरबर्डन काम है, इसलिए एचएएल को बहुत काम नहीं दिया जा सकता। सरकारी कंपनी है मैं मानता हूं, लेकिन एचएएल पर बहुत लोड नहीं डाला जा सकता, भेल पर बहुत लोड नहीं डाला जा सकता। प्राइवेट प्लेयर्स हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, देश की जनता उसमें पैसा शेयर मार्केट के माध्यम से लगाने को तैयार है, अडानी अंबानी को पैसा देने को तैयार है और वो दे रही है। बहुत बड़े बड़े एफपीओज आईपीओज निकल रहे हैं और उन पर भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि भाई ये गड़बड़ कर दिया, हिंडनबर्ग जैसे लोग घुस गए भारत में, बहुत सारी एनडीटीवी या ये वायर द वायर ये सब घुस गए और खूब सारा सब गड़बड़ चल रहा है। कांग्रेस तो एक पिटीशन भी ले आई कि एसबीआई ने जो पैसा उसमें लगाया था अपना 5%, 0.5%, या फिर एलआईसी ने जो 0.7% पैसा लगाया है उस पैसे की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने एफपीओ कैसे खरीद दिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, पैसा क्यों लगाया, कैसे लगाया, इसमें एक षड्यंत्र है, अडानी को बढ़ाने का सब चक्कर है, लोन उनको कैसे दे दिए गए। जनता पैसा लगाना चाहती है तो जनता के उनके एफपीओ पर प्रश्न खड़े कर दिए। कुल मिलाकर भारतीय कंपनियां बड़ी ना हो जाएं, इसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। टाटा ने जो काम किया वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि टाटा की जो देश के प्रति निष्ठा है उस पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। आपको याद होगा कि टाटा ने अपने ट्रक पाकिस्तान को बेचने को मना कर दिए थे। टाटा बहुत सारे प्रोडक्ट भारत के बाहर बेचने को मना कर देता है। उसका कारण क्योंकि वो जो सिक्योरिटी पर्पज से चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि टाटा सफारी पुराना वाला मॉडल उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सेना की यूज़ का था, इसलिए अब वो केवल सेना के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा रहता है। इसलिए टाटा बहुत सारे ऐसे काम करते हैं।
ये टाटा ने 500 एयरक्राफ्ट, आप सोचिए 500 एयरक्राफ्ट। अभी तक जो सबसे बड़ी कंपनी भारत की है वो इंडिगो है। इंडिगो के पास टोटल 100 या 150 एयरक्राफ्ट हैं। टाटा ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देना है। अब उन एयरक्राफ्ट में बोइंग और एयरबस, ये दो बड़ी कंपनियां हैं संसार की। बोइंग कंपनी है यूएस की और एयरबस कंपनी है फ्रांस की। एयरबस का या बोइंग का ये जो विंग्स बनते हैं वो विंग्स बनते हैं यूके में। यूके रॉल्स रॉय का अपना एग्रीमेंट है उनके साथ। तो इंजन रॉल्स रॉय बनाता है, पावर्ड बाय रॉल्स रॉय कहा जाता है। तो रॉल्स रॉय बनाता है, यानी कि यूके की बात आ गई। तो टाटा चाहता तो इंडिगो ने भी 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। आप सोचिए, इंडिगो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने भी ऐसा कहते हैं कि उसने 500 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। इंडिगो के अलावा विस्तारा ने खरीदने की बात कही है। इसके अतिरिक्त भारत में और कंपनियों ने भी एयरक्राफ्ट खरीदने की बात की है कि हम भारत में एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, क्योंकि भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब सोचिए कि टोटल विमान है जिसमें इंडिगो 500, 600, बाकी 500 लगभग खरीद रहा है टाटा, और टोटल 1100 एयरक्राफ्ट भारत में खरीद कर आने हैं। ऐसा एक अनुमान है कि 1100 एयरक्राफ्ट भारत में खरीदे जाएंगे। इनमें कुछ बोइंग होंगे। अकारा एयरलाइंस खरीद रही है, अकारा भारत में काम कर रही है, अकारा एयरलाइंस खरीद रही है, उसका भी ऑर्डर है। या और जो कंपनियां हैं भारत में घरेलू एयरलाइंस, वो भी बड़ी तेज़ी से विमान खरीदने को तैयार, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट बढ़ रहा है भारत का, इसमें कोई शक नहीं। भारत में बहुत बड़ी संख्या में हमको एयरक्राफ्टों की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत छोटे एयरक्राफ्ट या उड़ान योजना के तहत जो एयरक्राफ्ट चलते हैं छोटे शहरों को जोड़ने के लिए, जिसमें 2500 रुपये का एक टैग लगा रखा है कि भाई उड़ान योजना में सरकार ये 2500 रुपये का टैग लगाकर उड़ाती है। छोटी कंपनियों को कुछ कंडीशनें हैं कि भाई आपको ये छोटे शहरों से भी उड़ाना पड़ेगा, महानगरों के अलावा छोटे शहरों में, और उनकी कनेक्टिविटी का एक रूलिंग बनी है। जैसे आप एक शहर में 4 बजे एयरक्राफ्ट उड़ता है कुछ शहरों के लिए, तो मालूम पड़ा कि 4 से 5 के बीच उनके हाथ से पूरे देश के लिए उड़ा रहे हैं। फिर बगल में किसी और स्थान पर पूरे देश के लिए उड़ाने हैं। बाकी की जो लोकल उड़ाने हैं वो सब उस स्थान पर ले जाकर इकट्ठा कर लेंगे, दिन भर इकट्ठा करेंगे और वहाँ से उन शहरों के उड़ाने हैं। फिर उसके बाद अगले शहर में कहीं पर हैं तो सब अगल बगल के वहाँ उस शहर में इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे 4-5 हब बनाकर और सिस्टमेटिक तरीके से कि उनका सर्कुलेशन बना रहे, वन स्टॉप एयरलाइंस भी चलाने की भारत में खूब अच्छा मुहिम चल रहा है। कुल मिलाकर भारत को इतना चाहिए। अब इंडिगो ने ऑर्डर दिए, एयरबस को भी, बोइंग को भी, लेकिन वो अपने ऑर्डर दिया है। लेकिन टाटा ने क्या किया? टाटा ने भारत के प्रधानमंत्री को बीच में डाला ताकि डिप्लोमेसी भी हो जाए, पॉलिटिक्स भी हो जाए। प्रधानमंत्री को बीच में डालने का मतलब ये हुआ कि उस मामले में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की, फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की और यूके के प्रधानमंत्री से बात की, और इनसे बात कर कर बोइंग और एयरक्राफ्ट के लिए, खासतौर से फ्रांस और अमेरिका के लिए, कि भाई बोइंग खरीदना है और ये खरीदना है, टाटा का ऑर्डर है। जबकि टाटा प्राइवेट हो चुकी है, टाटा एयर इंडिया सरकारी कंपनी नहीं रही, प्राइवेट हो चुकी है। लेकिन फिर भी टाटा ने प्रधानमंत्री को बीच में डाला। प्रधानमंत्री के थ्रू नेगोशिएशन भी अच्छे हुए और प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी भी हुई। अब जब डिप्लोमेसी हो गई तो फिर सीधी सी बात है कि आप सोचो कि 1100 एयरक्राफ्ट की भारत से डिमांड चली जाए, 500-600 की डिमांड ऐसी जाए जिसमें एयर इंडिया बीच में इन्वॉल्व हो, भारत के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो, तो कितने। जो बाइडेन ने कहा कि उनके 44 राज्यों में, जबकि उनके पास 50 टोटल राज्य हैं, उनका कहना है 44 राज्यों में एम्प्लॉयमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा और वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। फ्रांस ने कहा कि भाई हमारे यहाँ से एयरबस जब आप खरीदोगे तो एयरबस की वजह से फ्रांस पुनरुत्थान हो जाएगा। रॉल्स रॉय चूँकि यूके की कंपनी है तो वो विंग्स उनके डर्बी में या 2 स्थानों पर है, ब्रॉगन क्या स्थान है, वहाँ पर एयर विंग्स और इंजन बनते हैं। तो यूके तो ऑलरेडी भारत की तरफ देख रहा है क्योंकि वो तो बड़ी बुरी सिचुएशन में है, फ्रांस भी बुरी सिचुएशन, और पूरे वर्ल्ड में इस समय रिसेशन है। और इस रिसेशन के बीच में 1100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर अकेले भारत से आ जाए तो उनका कहना है कि 10 साल तक, अगले 10 साल तक कंट्रियों में एम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी।
इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सीधे भारत के प्रधानमंत्री को थैंक यू कह रहे हैं। G20 की बैठक से पहले दोनों, हाँ, अपने आप को फ्रेंड भी करें। मैक्रोन ने तो कहा माय डियर फ्रेंड, तो इधर से प्रधानमंत्री का भी ट्वीट गया कि माय डियर फ्रेंड, आपने मुझ पर विश्वास किया। वो कह रहे हैं आपने हम पर विश्वास किया कि आपने एयरबस हमसे खरीदी। वो कह रहे हैं कि आपने हम पर विश्वास किया, बोइंग हमसे खरीदा। इसके साथ एयरबस और बोइंग के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं कि आप भारत में भी इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि भारत सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है इस समय और भारत में ये सब चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो सारी इंडस्ट्री एक साथ तो एविएशन की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की आ नहीं सकती, लेकिन डिमांड हमारी है, तो कुछ वहाँ बनेगा, कुछ भारत में बनेगा। भारत में बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ उनके एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। अब कौन करेगा? भारतीय कंपनियां जब जिस स्तर की होंगी उनके साथ ही तो होगा, तो फिर उनको टाटा के साथ करना पड़ेगा, उनको अडानी के साथ करना पड़ेगा, उनको अंबानी के साथ करना पड़ेगा और बड़े प्लेयर्स के साथ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ही प्लेयर हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनके पास सिस्टम है। भले ही इनमें से मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव ना हो, लोग सवाल खड़े कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव नहीं। अडानी को आपने बोइंग से मिलवा दिया, आपने एयरबस को टाटा से मिलवा दिया, इनको उनसे मिलवा दिया, उनको इनसे मिलवा दिया, और ये प्रधानमंत्री जी इनको बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका में, फ्रांस में पूरा प्रोडक्ट बने, उससे अच्छा ना होगा कि किसी भारतीय कंपनी को बड़ा कर दिया जाए और वो भारतीय कंपनी भारत में उसके मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे। ये हमारा प्लान है। इस प्लान में जो डिमांड जा रही है तो उनको लाभ भी है, हमको लाभ भी है, और हमारी ग्रोइंग, हमारी डिमांड है ही। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही लिया है, भारत ग्रो कर रहा है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। जिनके पास पैसा बढ़ रहा है उनको समय का अभाव पड़ रहा है, समय के अभाव में वो काम करना स्वाभाविक है। अब एक तरफ तो टाटा थे कि टाटा की एयरलाइंस ही पूरी भारत सरकार ने कब्जा कर ली थी, और एक तरफ फिर टाटा हैं जो भारत सरकार का सहयोग लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पॉलिटिक्स भी करवा रहे हैं। रेट भी कम हुए होंगे निश्चित रूप से, लेकिन पॉलिटिक्स भी करने का पूरा अवसर मिला उनको। उनके ऊपर एहसान भी लाद दिया कि भाई हमने आपके लिए कहा। दूसरी तरफ इंडिगो या और कंपनियां हैं जो भी कर रही हैं। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग, कहने वाले कहेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, आप उनसे खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको पैसा जाएगा। ये अब ये तो भारत की प्राइवेट कंपनियां कुछ खरीदेंगी, भारत सरकार इन्वॉल्व हो गई, टाटा ने इन्वॉल्व कर लिया, अलग बात है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां कुछ खरीदेंगी, उस पर भारत सरकार का कोई जोर है क्या? समस्या ये आती थी कि आपने एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत में लगाई क्या? आपने एविएशन इंडस्ट्री को कुछ बढ़ाने के लिए भारत में प्रयास किए थे पिछले 70 वर्ष? क्या आपने तो बनी बनाई एक कंपनी, चलती हुई कंपनी, सफलता से चलती हुई कंपनी का नेशनलाइजेशन कर डाला। वो कंपनी अपने हाथ में ले ली, और वो भी देसी, भारत के व्यक्ति की थी, भारत के प्रति निष्ठावान व्यक्ति की थी, ऐसे व्यक्ति की थी जिसने भारत के लिए अंग्रेजों से पंगा लिया था, अंग्रेजों के समय पर स्वतंत्रता के आंदोलन में फंडिंग किया करता था बचकर। आपने उसको ले लिया, अंग्रेज ने कब्जा कर लिया था पहले विश्व युद्ध के समय पर, आपने स्वतंत्रता के बाद कब्जा कर लिया। तो दिल पर कितनी पीड़ा रही होगी और कितनी प्रसन्नता हुई होगी कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर वो कंपनी वापस उनके पास चली गई, टाटा के पास चली गई, और टाटा ने उसको उस रेट में खरीदा जिस रेट में कोई खरीद नहीं सकता। बहुत सारी बिडिंग हुई क्योंकि उनका हार्डली अटैचमेंट उसके साथ था, इसलिए उन्होंने खरीदा। भारत में हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या किया था? भारत में हमने रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या बहुत प्रयास किए हैं, नो डाउट किए हैं, लेकिन क्या भविष्य की इंडस्ट्रीज़ के लिए भी भारत में कोई प्रयास किए गए, या भारत में विचार किया गया, या भारत में कुछ करने की कोशिश की गई? मैं नहीं समझता हूँ कि हमने किया। हम कंप्यूटर ले आए, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी अमेरिका ने 1992-93 में पब्लिक कर दी थी, तो हम वहाँ से ले आए, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो इंडस्ट्री भारत में ग्रो करे, उसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं था। नतीजा निकला कि आज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब के मामले में कॉपीराइट या तो यूएस के पास हैं या किसी दूसरे कंट्री के पास हैं, और हम खाली पीली ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री हमारी बहुत महान है। हमारी आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ लेबर्स हैं जो काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, बाकी सारे राइट उनके पास। ना ही हमारे कोई प्लगइन्स हैं, ना ही हमारे पास कोई टूल्स हैं, ना ही हमारे पास कॉपीराइट हैं। ये भूल कैसे हो गई? एविएशन इंडस्ट्री आपने अपने कब्जे में ले लिया, क्या उसके मैन्युफैक्चरिंग की भारत में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया? नहीं किया। जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स संसार में जब चल रहा था तो भारत में एजुकेशन तक नहीं थी, तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी? वाजपेयी सरकार ने उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जिनके परिणाम आज निकलने शुरू हुए हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं,
उसका परिणाम है कि विदेशी कंपनियां भी भारत में इन्वेस्टमेंट लाकर यहाँ तैयार करना चाहती हैं, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, उनके बहुत सारे खर्चे बचेंगे, लेबर के खर्चे बचेंगे। दूसरी तरफ आप सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि अडानी को क्यों बढ़ा रहे हो, अंबानी को क्यों बढ़ा रहे हो, इनको क्यों बढ़ा रहे, बड़े लोगों को क्यों बढ़ा रहे। तो क्या हम इंपोर्ट पर ही निर्भर रहें, जैसा कि 2004 से 14 तक था, हम चाइना से टोटल इंपोर्ट किया करते थे और भारत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही खत्म हो गई थी, जो मैन्युफैक्चरिंग करता था वो भी सेल्स में उतर आया था। कुल मिलाकर हम किस रास्ते पर थे ये आज पता लग रहा है। लेकिन सौभाग्य हमारा है कि भारत को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिल गए और एक विचारधारा की पार्टी सत्ता में बैठ गई, जिसका परिणाम हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो आप सोचो कि जिस देश को लोग वार्ता भी नहीं करते थे, उस देश के प्रधानमंत्री को थैंक्स दे रहे हैं फ़ोन करके एक एविएशन की इकोनॉमिक डील के लिए। ये हमारा सौभाग्य नहीं तो और क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।